आवाज वगैरह क्लियर आ रही सबको? यस सर। ओके, थोड़ा अर्जेंट कॉल होता। सॉरी सर, थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। नहीं नहीं सर, मुझे थोड़ा अर्जेंट कॉल आया था तो इसलिए। नेटवर्क इशू हो गया था, बंद हो गया था। हाँ, नहीं बंद नहीं होता, चालू था ना, बंद किधर हुआ? नहीं, मेरे यहाँ से बंद हो गया था ना रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपका बंद हो गया था क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। हाँ ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ यस यस, होस्ट बना दो सर। ओके, 9 नंबर फीचर अपन डिस्कस करिए। सो हम डिस्कस करेंगे 9 नंबर का फीचर क्या बोलता है फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग। सी, द स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31 ए। ठीक है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा। आर्टिकल 31 बी, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस included in the 9th schedule, and article 31C, saving of laws giving effect to certain directive principles. तो यहाँ 31A, 31B, 31C, ये जो इन्होंने दिया, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो थोड़ा यहाँ पे लिमिट, इन आर्टिकल के अंदर थोड़ा लिमिट किया गया है। ठीक है, तो देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament under article 33। आर्टिकल 33 के अंडर ये पार्लियामेंट को ये अधिकार है। उसके बाद देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ। फंडामेंटल राइट्स का जो ऑपरेशन होता है वो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है मार्शल लॉ जब फोर्स में रहेगा किसी एरिया में तब। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब था मिलिट्री रूल होता है। ये मिलिट्री रूल यानी मानो कोई कंडीशन कोई एरिया में, कोई सिटी में या फिर कोई राज्य में ऐसी कंडीशन हो गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ मीन्स वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएगा मीन्स अच्छे से, तो उनके आउट ऑफ कंडीशन, आउट ऑफ सिचुएशन रहेगा, उसके आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन रहेगा, तब वहाँ मार्शल लॉ लगाया जाता है। मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल, पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी ऐसी सिचुएशन, तो देन मिलिट्री वहाँ पे इंटरफेयर करेगी। जैसे आपने देखा होगा जब मुंबई पे अटैक हुआ था, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, पुलिस भी वहाँ कुछ नहीं कर पाई थी, तो पैरामिलिट्री मिलिट्री को वहाँ पे बुलाया गया था, यानी जी कमांडोज को बुलाया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ लगाया गया था मुंबई में। तो मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल्स इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर, तो ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, जब लॉर्ड ऑर्डर जब थोड़ा मिसमैनेज होता है तब। सो आर्टिकल 34, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अलग होता है, ये अलग होता है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू की जा सकती है, मार्शल लॉ किसी एरिया में लागू किया जाता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूटरी, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them, और such law can be made only by the parliament। कभी कभी मतलब पार्लियामेंट ऐसे कुछ लॉ करता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूटरी। कॉल आ रहे हैं बार बार, एक मिनट जस्ट। ओके, देन डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। थोड़े फीचर्स हमने देख लिए फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है, अब सीधे हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या होता है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट यानी राज्य नहीं, राज्य संस्था आप बोल सकते हो। तो डिस्कस करते हैं स्टेट में क्या क्या आता है। देखो स्टेट का डेफिनेशन कैसा किया गया है यहाँ पे। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट में आएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी असेंबली आएगी। आप यहाँ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सारे विंग्स, यहाँ पे लेजिस्लेचर असेंबली आएगा राज्यों का, दैट इज एग्जीक्यूटिव, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स है राज्यों की वो भी सारे इसमें आएंगे। ऑल लोकल अथॉरिटीज जो भी म्यूनसिपैलिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, एक्सेट्रा। उसके बाद ऑल अदर अथॉरिटीज, ये भी स्टेट में आएगी, याद रखना। उसके बाद ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई जो बॉडीज है, जिनको गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है या गवर्नमेंट के अंडर वो चलती है, वो सारी इसमें आएगी। जैसे LIC ऑफ इंडिया, ONGC, सेल एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज भी उसमें आएगी। द स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। इसीलिए स्टेट जो है ना, कंट्री से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड है। कंट्री मीन्स एक देश हो गया, लेकिन स्टेट मीन्स एक देश में बहुत सारी संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर आने वाली। सो इट इज द एक्शंस ऑफ दिस एजेंसीज, ये एजेंसीज की एक्शन होती है, इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यही फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। ठीक है, वायलेट करती है। अगर कोई ऐसा लॉ पास कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो लॉ गवर्नमेंट पास करता है, गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट पास करता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों मिलके, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये अथॉरिटीज करती है, म्यूनसिपैलिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का काम तो होता है लॉ बनाना, तो इम्प्लीमेंटेशन का काम इन बाकी का होता है, एग्जीक्यूटिव का और इन बाकी सबका। इसलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्राइवेट जो बॉडी है और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रही है, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो राज्य और सेंट्रल के अंडर जो भी बॉडी आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो बॉडी जो है वो आर्टिकल 12 में डिफाइन की जाएगी। सो वो अगर प्राइवेट बॉडी भी है या कोई एजेंसी है जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है, वो कहाँ पे आएगी, स्टेट में उसको हम डिफाइन करेंगे। नाउ यहाँ पे आप आर्टिकल 13 के बारे में उन्होंने बोला है, 12 हमने आर्टिकल देख लिया। तेरह नंबर आर्टिकल, आर्टिकल 13। Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. उन्होंने ये बोला है, अगर कोई लॉ ऐसा बना दिया पार्लियामेंट ने, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो सारे लॉज, कितने भी लॉज अगर पार्लियामेंट बना ले, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो सारे लॉज को खारिज किया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा, कोर्ट करेगा खारिज, सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 13 में ये बोला गया है। ठीक है, so in other words it expressively provides for the doctrine of judicial review। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पता है आपको, ये कौन सा उन्होंने अमेरिका से लिए, लेकिन उनका जुडिशियल रिव्यू थोड़ा सा ब्रॉड है, इंडिया का थोड़ा नैरो है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, अगर मानो कोई ऐसा एक्ट भी पास कर दिया, तो उसके ऊपर कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा उसको। कोई अगर एक्ट मान लो बना लिया, अगर लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना। इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, और उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, लेजिस्लेटिव को, इनके लॉज को वो जुडिशियरी करती है, बराबर। तो इसलिए उसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस, कि ऐसा लॉ चेक कर लेना। पहले जुडिशियरी क्या करती है, उस लॉ को चेक कर लेती है कि भाई ये जो आपने लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, ये सही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं ना, तो ये सब चेक एंड बैलेंस को कर लेगा। सो दिस पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का अंडर आर्टिकल 226। जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं,
तब हम अंडर आर्टिकल 32 हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वो आर्टिकल कौन सा? 226, दोनों में से किसी भी एक में आप जा सकते हैं। दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। उनको इनवैलिड भी बना सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये जो लॉ नाम का जो टर्म है, लॉ टर्म जो आर्टिकल 13 में बोला गया है, गिवन अ वाइड कनोटेशन सो एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें ये आगे वाली चीजें आएंगी। उसमें क्या क्या आता है? परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए आर्टिकल 13 में क्या क्या चीजें उन्होंने बोला है? परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। परमानेंट लॉज इसमें आएंगे जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए, उनको बनाया है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको बनाया, असेंबली ने बनाया है। टेम्पररी लॉज इसमें आएंगे, जैसे कि ऑर्डिनेंसेस भी इसमें आते हैं, 13 में आते हैं। परमानेंट लॉ का मतलब पता है ना? परमानेंट लॉ मीन्स अगर एक बार लॉ बना दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने टेम्पररी लॉज का मतलब क्या था? ऑर्डिनेंस। देखो एक एक वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कौन इश्यू करता है? प्रेसिडेंट इश्यू करता है। अंडर आर्टिकल कौन सा? 1, 2, 3, 123 आर्टिकल के अंडर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को इश्यू करता है। ऑर्डिनेंस तब इश्यू किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब इमरजेंसी कानून बनाने की हमें जरूरत होती है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को इश्यू करता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है, जैसे कि ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आती है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, ये भी इसमें आएगा 13 में, जैसे कि कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मानो जो जिसको ऐसे कुछ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जिसको एक लॉ जैसा एक स्वरूप है, ये भी इसमें आएगी, 13 में आएगी। सो 13 नंबर का आर्टिकल बहुत ज्यादा ब्रॉड है। 12 में देखा लो डेफिनेशन है, 13 में हमने देखे ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है उनको खारिज किया जाएगा, इनवैलिड किया जाएगा। दैट इज इन 13 और भी कुछ चीजें इन्होंने बोली यहाँ पे 13 में। So, thus, not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating a fundamental right, and hence can be declared as constitution amendment को वाइड यानी कि वैलिड करार किया जाएगा। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है, केस नंबर भारती 13 में बोला गया था व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारती, इन्होंने लिटिगेशन फाइल की थी, तो इनका जो केस था, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रही है तो ऑब्वियसली चैलेंज की जा सकती है। ठीक है, तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट कर रही है तो फिर ये चैलेंज कर सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। जिस ऐसा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है वो बेसिक स्ट्रक्चर का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचा रही है। तो ये आप समझ लो, मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा हिंदी भी समझ लो कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट मेरी हिंदी में थोड़ी अटक जाती है। सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर एज वाइड। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लांस, थोड़ा देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स वन बाय वन। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे आगे। ठीक है, देखो पहला जो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है पहला।
आर्टिकल 14 टू 18 में राइट इक्वालिटी है, ठीक है। चलो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सबको समानता, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, एवरीवन इज इक्वल टू लॉ, सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इसमें दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर बी दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 यानी भेदभाव धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या लिंग के आधार पे, या किसी वंश के आधार पे, जन्म की जो हमारी प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ। 16 नंबर का आर्टिकल क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज, तो गवर्नमेंट जॉब में सबको सेम अपॉर्चुनिटी है, कोई ऊंच नीचता नहीं रहेगी वहाँ पे, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उसने एबोलिशन, अनटचेबिलिटी में का मतलब होता है अस्पृश्यता, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई मानो कोई कैटेगरी है, उसको अगर कोई बोलता है अस्पृश्य है, कोई बोलता है अनटचेबल्स है, तो ये सारे ये इलीगल है। तो डायरेक्ट उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, आर्टिकल 17 में दिया है। तो उसके बाद आर्टिकल 18 में क्या दिया है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, आर्टिकल 18। एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे टाइटल था ना, राजा, राय बहादुर, ठीक है, जैसे महाराज, ये टाइटल्स है, इसका एबोलिशन बोला है आप, ये कोई टाइटल नहीं रहेगा उसको, ठीक है। कोई लोगों को बताएगा नहीं कि मुझे राजा बोलो, मुझे महाराजा बोलो, तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल ये 19 टू 22 में आता है। राइट टू फ्रीडम में आपको 6 राइट दिए गए हैं, वन बाय वन में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे हम आर्टिकल 19 का देख लेते हैं, उसके बाद 20 में आपको बताता हूँ, 10, 21, 22। 21 में क्या है, सॉरी 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 में दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए में दिया है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे का मैं आपको कौन से यहाँ पे बताता हूँ। आर्टिकल 19 हमने देखा, 20 में क्या दिया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 में दिया है, ठीक है। 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर कुछ किसी ने अगर ऑफेंस किया होगा, तो ऑफेंस नहीं भी किया होगा तो उसको अगर सजा होती है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार है यहाँ पे, पर्सनल लिबर्टी है 21 में। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21 ए में आता है। तो ये डायरेक्ट आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 में दिया है आप, ठीक है। सो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, हमने ये डिस्कस किया, ये वाला डिस्कस किया। 21 ए में एक सब क्लॉज किया गया है, 21 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें सब क्लॉज ए, ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। आगे हम पूरा इन डिटेल लेंगे, ये तो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases, article 22. Right against exploitation
23 to 24 में दिया है। 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग आपको पता है, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है होता ना वेट बिगाड़ या ट्रैफिकिंग सेल करना, ठीक है, लेबर का सेल करना या फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों को फैक्ट्री में जो जो बिलो 14 है, 14 साल के जो बिलो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में अगर अपॉइंट किया गया तो वो कानूनी गुनाह है, जुर्म है। आर्टिकल 24 रिलेटेड है उससे। सो प्रोहिबिशन, उनको मना करना वहां से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28 है। फ्रीडम रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्र, धर्म स्वतंत्र आपको यहाँ पे है ये में। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 में है। बी में क्या है 26 में, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, आगे की स्लाइड में दिया है मैंने आपके, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 में दिया है, ठीक है। These are all provisions which are given in Article 28. So cultural and educational rights है Article 29-30 में। Protection of language, script and culture of minorities, Article 29. Right of minorities to establish and administer educational institution, Article 30. Right to constitutional remedies, Article 32. Right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including writs of habeas corpus। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल 32 आपको यहाँ पे दिया है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कौन कौन आता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो एटसेट्रा। तो ये किस में आता है आपको, ये आता है आपको रेमेडीज में आता है, 32 आर्टिकल में आता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की। अब हम वन बाय वन सारे आर्टिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, नागरिकों को तो सारे ही मिलते हैं, 12 से लेके 35 सारे अवेलेबल है नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। अगर मानो अमेरिकन सिटीजन्स इंडिया में, ब्रिटिश लोग इंडिया में, तो उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, ये राइट जो होते हैं ना, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट इनेमी एलियंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? Yes.
श्रुति स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। आतिफ, आतिफ, डायना, मयूर, बाकी सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ये बीच में कॉल भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मोबाइल वाईफाई मैंने क्लिक किया, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते दोनों के बारे में, कौन से राइट सिटीजन्स के लिए, सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, और कौन से राइट सिटीजन्स और फॉरेन दोनों के लिए होते हैं। कानून के सामने सबको, ठीक है, कानून क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14। दूसरा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। तीसरा, आर्टिकल 21। तो ये आर्टिकल सिर्फ याद रखो, 14 में क्या प्रोविजन है, 20 में क्या, 21 में क्या, 21 ये में क्या है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज जो है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 सिर्फ नागरिकों के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए आपको फिर आर्टिकल 22 आएगा, 23, 24, 25, 27। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24 है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion, article 25. Freedom to manage religious affairs, article 26. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion, article 27. So this is important, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक राइट है जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर एज वेल एज इंडियन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। राइट टू इक्वलिटी हम डिस्कस करते हैं। पहला राइट है आर्टिकल 14 टू 18। तो आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ ये नकारेगा नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ के सामने विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये जो प्रोविजन है ये कॉन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स, सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए ये अधिकार मिलता है। 14 नंबर का जो राइट है दोनों के लिए अवेलेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट में दिया था। सो द वर्ड जो पर्सन वर्ड यहाँ पे जो इंक्लूड होता है उसमें लीगल पर्सन की बात की गई है।
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आएगी, कंपनीज आएगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आएगी और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन किसी भी प्रकार का आएगा यहाँ, ठीक है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन से हमने लिया है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन, ये जो लॉ है, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से ओरिजिन होता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन होता है। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। उसके दो मीनिंग होते हैं। दूसरा मीनिंग उसका था इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। और तीसरा है सी, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई लो और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, वो कानून के आगे नहीं, यानी कानून के ऊपर नहीं हो सकता कोई पर्सन, ठीक है। तो ए और बी दोनों किससे? ब्रिटिश ओरिजिन। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ। और तीसरा इसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ में कोई भी पर्सन हो, वो गरीब हो या रिच हो, उसको, वो लॉ के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। ये तीनों चीजें किस में आती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ में आती है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने बोला है प्रोटेक्शन ऑफ, उन्होंने जो बोला है सेकेंड जो कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे दी है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या थी? प्रोटेक्शन ऑफ। हमने पहला जो देखा था, पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा था, दूसरा हमने देखा था प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देख ली, कानून के आगे सबको समानता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी दो तीन मीनिंग होते हैं, तीन मीनिंग होती है इसके। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? उसमें है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट under equal circumstances both in the privileges conferred and liabilities imposed by the laws। और बी इसमें बोलता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली situated। एंड तीसरा बोलता है लाइक they should be like treated alike without any discrimination। सो द फॉर्मर जो है वो नेगेटिव है, जो ब्रिटिश ओरिजिन का है। अमेरिकन ओरिजिन का जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है इन टर्मिनोलॉजीज। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि आर्टिकल 14 जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जहाँ इक्वल और अनइक्वल्स ये डिफरेंटली ट्रीट की जाती है, यहाँ पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 14 जो होता है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन चला गया, ठीक है। यहाँ आवाज आ रही है क्या मेरी आतिफ? सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो भी तो ऑन है ना, वीडियो भी दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, हम आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोविजंस है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे अभी अशोक सर कॉल नहीं उठा रहे, होस्ट वो है, होस्ट मैं नहीं हुआ अभी, तो स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगा। लास्ट के 2 मिनट बचे।
तो आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके सर, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।